नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हैं। सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाए बैठी है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव भी अपने कोर वोटर्स के बाद ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डाल रहे हैं। जबकि यूपी में बेदम दिख रही कांग्रेस में प्रियंका गांधी पूरी तरह से जान फूंकने में जुटी हुई हैं। पिछले कई विधानसभा चुनाव से अलग इस बार उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को साधने की तस्वीर नजर आ रही। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातियों को लेकर अलग तरह की लामबंदी शुरू हो चुकी है। चुनाव में अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही बीएसपी जहां एक तरफ ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है, तो वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर निगाहें गड़ाए बैठी है। जबकि समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ पिछली बार की तरह वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा है, तो वहीं गैर यादव और पिछड़ी जातियों में दूसरे बड़े दलों के दखल का खतरा भी बराबर बना है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी अपने कोर वोटर्स के साथ ब्राह्मणों, खासकर से सवर्णों में अगर ब्राह्मणों को देखें तो उनको अपने पाले में लाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अब सवाल बड़ा ही कि क्या यात्राओं से मिलेगा वोट? दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण करने से किसको सत्ता मिल पाएगी? यूपी की लड़ाई सियासी यात्रा पर आ गई है। यूपी को जातिगत समीकरण की राजनीति से आखिर कब छुटकारा मिल पाएगा? और सबसे अहम ये कि जो सबके निगाहों में है वो है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण किसके पाले में जाएगा? तो दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण करने से सत्ता किसको मिल पाएगी? यूपी की लड़ाई सियासी यात्रा पर तो आ गई है, लेकिन यूपी को जातिगत राजनीति से छुटकारा कब मिल पाएगा? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रतिक्रिया सुनिए। राजनीतिक दल ऐसे हैं जो केवल चुनाव ही सक्रिय होते हैं। चुनाव के दौरान ही वो जनता के बीच में वोटों के लिए रिझाने के लिए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सक्रिय रहती है, लगातार जनता के सुख दुख में शामिल होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दर चुनाव लगातार सफलता पा रही है, जनता के दिलों में अपना स्थान बना रही है। ये आज केवल चुनाव में यात्राएं करने से जनता साथ खड़ी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल पर जनता फिर इस बार योगी आदित्यनाथ जी को चुनेगी। बेरोजगारी जो बढ़ गई उस पर बात होगी, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। आज किसान भाई हमारे सड़कों में बैठे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें कहां पहुंच गई, घरेलू चीजें का रेट कहां से कहां पहुंच गया, स्वास्थ्य चिकित्सा में क्या हुआ, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी गांव-गांव साइकिल यात्रा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया है श्री आदित्यनाथ जी ने और उनकी भाजपा सरकार ने, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार को घेर रही है। और उसी का ये श्रीमती प्रियंका गांधी इफेक्ट है कि भाजपा सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है अन्याय को लेकर। कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ जो लगातार अत्याचार हुआ है उसको लेकर शीघ्र ही दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। बहरहाल तो सभी पार्टियों, उनके प्रवक्ताओं, उनके नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, मुद्दे सब गिनाते हैं, लेकिन जातियों को साधने में कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहां बसपा हो, सपा हो। बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो सब मिलकर उससे लड़ रहे हैं, लेकिन आपस की लड़ाई भी कम नहीं है। लेकिन उसी बीच में आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश के बयान के बाद, या फिर कहें लालू और मुलायम और अखिलेश की मुलाकात के बाद, अब समाजवाद का भी जिक्र होने लगा है। कोई स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा तो कोई वहां पर विचार संगोष्ठी कर रहा, कोई जातीय समीकरण को साधने में कुछ और व्यवस्था कर रहा, या फिर कहें कि अपनी अपनी रणनीति के तहत तो जो कोर वोटर है उसके साथ दूसरे वोटरों को भी अपने पाले में लाने में, अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाने में लगातार जद्दोजहद कर रहा है। रणनीति किसकी कारगर होगी, कितनी कामयाब होगी, ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, उसके बाद चुनाव संपन्न होगा और फिर परिणाम आएंगे तब स्पष्ट होगा। लेकिन जातिगत समीकरण की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कोई नई बात नहीं है। वो अलग बात है कि 2014, 2017 और 2019 यहां पर जातिगत राजनीति का वो ढांचा तोड़कर ही बीजेपी सत्ता में आई, केंद्र में हो या फिर प्रदेश में। लेकिन अब बाकी दल लगातार उसी समीकरण को फिर से उठाने में लगे हैं।
चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है कपिश भाई आपका। इरफान पठान है हमारे साथ, नेता AIM के, बहुत स्वागत है इरफान आपका। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। सबसे पहले शुरुआत में कर रहा हूं इरफान पठान आपसे। आपने सबसे लंबी यात्रा की है, हैदराबाद से यहां पर आप पहुंचे हैं, और बाकी जो दल यहां के पहले से थे या फिर जो राष्ट्रीय दल हैं जो कि यहां पर सक्रिय रहे, वो भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन यात्राओं से क्या मंजिल मिलती दिख रही है? क्योंकि जातियों को साधने की कोशिश करते तो सब दिख रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, जातिगत राजनीति कोई नहीं करेगा, धर्म की राजनीति कोई नहीं करेगा। इरफान पठान, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। कपिश भाई, यही सवाल आपसे, अगर जातिगत राजनीति ही करनी थी तो फिर ये क्यों बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, जातिगत कुछ नहीं है, हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं? सब तो वही करते दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, जातिगत राजनीति जो दल करते हैं वो करते होंगे। समाजवादी पार्टी तो समतामूलक समाज की बात करती है और हमने कोई जाति विशेष का कोई सम्मेलन नहीं कराया है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी जाति और धर्म से ही बनकर के हमारा यह देश खड़ा है, हमारे सभी जो नागरिक हैं वो किसी न किसी धर्म का भी पोषण करते हैं, किसी न किसी जाति विशेष के भी हैं, किसी न किसी वर्ग विशेष के भी हैं, और भाषाई भी। तो अपलिफ्टमेंट अगर किसी समाज का नहीं हुआ है तो हम मुख्य रूप से राजनीति के अंदर सकारात्मक राजनीति करेंगे और उनकी बातें वो दिखाएंगे। ये छद्म आवरण ओढ़ करके जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, यहां तक कि छद्म राष्ट्रवाद की भी राजनीति कर लेते हैं, तो उनसे जरूर ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन हम सदैव अपने प्रदेश, अपने देश के उन सभी नागरिकों के साथ खड़े हैं, उन्हीं सभी वर्ग, धर्म और जाति के साथ खड़े हैं जिनके साथ अत्याचार हमारी आज की सरकारें कर रही हैं, और मुसलसल तरीके से हम उनकी आवाज बनेंगे, हम उठाते रहेंगे। हम जो भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या अन्य वर्ग सम्मेलन करेंगे तो वो निश्चित रूप से उसके अंदर हम उनके जो वर्तमान की समस्याएं हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आगे हमारी सरकार बनती है तो हम उसका निदान कैसे करें। और साथ ही साथ जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डबल तरीके से किया हुआ है, उसके संदर्भ में भी उसमें बातें रखेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनवाएं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जातीय राजनीति खेली है, लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर, संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरीके से संसद में पहली बार उन्होंने ऑन एयर, आप सारे लोगों ने सुना कि दलित और जिस तरीके से पिछड़ा और सबको बांटने की कोशिश की, वहां खड़ा होकर परिचय सम्मान समारोह कराना चाह रहे थे। आपने देखा होगा आज तक लोकतंत्र के भारत के इतिहास में कभी ऐसी उपेक्षा या अपेक्षा किसी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठे आसीन व्यक्ति से नहीं करता। तो निश्चित रूप से जातीयता में, धर्मवाद में, छद्म राष्ट्रवाद में अगर किसी ने झुका है इस देश और प्रदेश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कपिश भाई, आपने कहा कि उन लोगों से प्रश्न होना चाहिए जो ये करते हैं, तो बिल्कुल उनसे भी करूंगा, लेकिन आपने कहा कि आप लोगों ने कभी सम्मेलन नहीं किया, कभी आपने समीकरण नहीं बिठाए। मनोज पांडे को लगा के ब्राह्मण सम्मेलन सबसे ज्यादा आपने किया अखिलेश सरकार के दौर में। मौजूदा दौर में आप कह रहे हैं कि नहीं, हम उस पिछड़े वर्ग को, उस वर्ग को, विशेष वर्ग को, सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम समाजवादी हैं। वो MY समीकरण क्या था और किसने दिया था? देखिए, MY समीकरण का अभिप्राय ये होता है, माई का मतलब होता है मेरा, और मेरा का मतलब होता है उत्तर प्रदेश में जितने भी धर्म, जाति और वर्ग के लोग रहते हैं वो सभी मेरे हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए, MY का मतलब माई है? दिल पे हाथ रख के बताइए, MY का मतलब वाकई माई है? दिल पे भी, हाथ सर पे भी रख के मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए देखिए हंसाए ना, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा हंसने लगता, मुझे कोई दूर भाई। अब एक और बात बताता हूँ, पिछले चुनाव में आप लोगों ने MY में D भी जोड़ा था, जब बुआ बबुआ साथ आए थे, तो वो MYD क्या था, अब ये बताइए। देखिए, अब ये मत कह दिएगा माई डियर जनता सब मेरे थे। नहीं, MYD का मतलब था बुआ और बबुआ एक साथ आए थे। नहीं, उसका मतलब ये था माई डिसेंट पब्लिक। मोदी जी का असल जवाब मेरे ही पास है अल्फाबेट में।
लेकिन मैं एक चीज बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ अखिल भाई, हाँ। आपने बहुत जबरदस्त एंकरिंग की है। हंसा हंसा के भी आपने अपनी बातें कर ली और हमने भी अपनी बातें रख ली। अशोक भाई भी हंस रहे थे, ये बड़ी बात है कि अशोक भाई भी मेरे हंस रहे हैं, कम से कम ये बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पतन किया है, धर्म विभेद करके, जाति विभेद करके, वर्ग विभेद करके, भाषा भाषाई की विभेद करके, और यहां तक कि पुरुष और स्त्री के लिंग में भी लड़ाई लगवाने का काम किया, तो आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसका पतन जरूरी है। देश और प्रदेश 15 साल पीछे इन्होंने अपनी नीतियों से कर दिया है। अब से जनता को सुध लेनी चाहिए और इनसे सत्ता लेकर के और समाजवादियों के हाथ में देना चाहिए। अब ये जनता पे छोड़िए कपिल भाई, ये जनता पे छोड़िए कि इनसे लेके किसको देना है, क्योंकि आप भी समीकरण बना रहे हैं, बाकी भी बना रहे हैं। ये जनता पे छोड़िए, अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बिल्कुल 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 अपील करना आपका अधिकार है, वो मैं मानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर ये भी मैं मानता हूं। अशोक पांडे जी, सवाल इस बात का है ना कि जो कुछ किया है आप ही लोगों ने किया है। 15 साल सत्ता मिली तो 15 साल पीछे आप लोगों ने प्रदेश को झोंक दिया, लेकिन कैसे हम कहें कि उनसे आपकी अलग राजनीति है? क्योंकि 2014 से मैं अगर गंभीरता से देखता हूं तो 2014, 2017, 2019 मानने को कोई तैयार नहीं होता था कि हां वो जातीय समीकरण का बंधन तोड़ा है बीजेपी ने। वो धर्म की जो राजनीति चल रही थी उनमें से भी सेंधमारी आपने की है। लोग मान नहीं रहे थे कि मुसलमान भी आपको वोट कर सकते हैं। मैंने कहा कि हुआ है और उसका नतीजा अक्षरशः सीटों से निकल कर आया। देवबंद जैसी सीटें, तमाम ऐसी उदाहरण में सीटें हैं जहां कभी आप नहीं खड़े हो सकते थे, वहां पर भी आपने वो आंकड़ा तोड़ा। ये तो आपकी सफलता थी, आपकी रणनीति थी। लेकिन मौजूदा दौर में जो यात्रा वाली रणनीति सब कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मायावती को फिर से याद आ गया है। समाजवादी दौर फिर से लालू, अखिलेश और मुलायम मिलकर याद दिला रहे हैं कि वही दौर चाहिए। ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा चैलेंज करना। इस यात्रा में आप कहां खड़े हैं? देखिए, आपको बता दें कि जनता ने हमें सबका साथ, सबका विकास के आधार पर दिया है। हम माई, बेटा और माई, एक बेटी एक घर जवाई की राजनीति नहीं करते। हम तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हम जात की राजनीति नहीं करते। और डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, और ये लोग कहते हैं परिवार ही हमारा समाज है। ये समाजवाद की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। तो लोहिया जी जिंदा होते आज कुआं में कूद गए होते। इनका समाजवाद देख के, एक परिवार का समाजवाद पैदा होकर ही समाजवाद मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा मानना है, हमने जो भी योजनाएं सरकार बनने के बाद लाई, हमने जाति नहीं देखा, संप्रदाय नहीं देखा। हमने जन धन योजना लाया तो हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं किया। हमने आयुष्मान योजना लाया तो अगर पिछड़ा नहीं किया। हमने उज्ज्वला योजना लाया तो माताओं बहनों को देखा, अगर आप पिछड़ा नहीं किया। इसीलिए जनता ने हमें आज भी अपने सर पे उठाया है। और दुर्भाग्य है, ये लोग हमारे किसी भी काम को अच्छा कहने वाले लोग नहीं है। जब हमने कोरोना संक्रमण में थाली बजवाया तो इन लोगों ने हंसी उड़ाया। उसी थाली में जब वैक्सीन परोसा तो अखिलेश यादव कहने लगे, अरे मोदी की वैक्सीन। अरे 43 लाख मौतें भी पड़ोसी थी श्रीमान जी, वो भी बता दीजिए। और वो तो मान गए, उनके पिताजी नहीं माने, लगवा लिए। तो जिसका कहना उसका बाप न मान रहा हो, उसका कहना हम आप मानेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे जो हमने काम किया है उसी आधार पे हम पुनः आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपको विश्वास है कि आपके काम पर आप आएंगे। यही विश्वास अखिलेश यादव को भी था अपनी सरकार के दौर में, लेकिन उनका नारा कि काम बोलता है वो बोल नहीं पाया था। आपका बोलेगा ये भी जनता ही तय करेगी। ओंकारनाथ सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका। लेकिन उसके पहले इरफान पठान, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने जो सवाल किया था आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। आप सबसे लंबी यात्रा करके पहुंचे हैं, हैदराबाद से यहां पर पहुंचे हैं, और पहले से ही तमाम यात्राएं कर रहे थे राजभर साहब और बाकी अन्य सहयोगी दल। जो आप लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है, वो लगता है कि हां सत्ता तक की यात्रा कर पाएगा? देखिए अतुल जी, मैं बता दूं, ये जितनी पार्टियां हैं, नामिया सेकुलर पार्टियां, जो जातिगत समीकरण बैठा रही हैं, हमारे पास कोई जातिगत समीकरण नहीं, ना हम उसके लिए सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है वो देश के विकास को लेकर के है, देश के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के है। हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग तक
डेवलपमेंट को कैसे पहुंचाया जाए। हमारा सबसे मेन मुद्दा है ये जितनी समाजवादी, बसपा या कांग्रेस पार्टियां जो सम्मेलन जातिगत कर रही हैं, इनका अब यही सीधा सा मकसद है कि किसी तरीके से जातिगत समीकरण बैठा करके और एक जो बीजेपी जैसी कम्युनल पार्टी को किसी तरीके से सत्ता से हटा करके एक तरफ बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी, बसपा, कांग्रेस जो है जाति को बांट करके अपना वोट उल्लू सीधा करने का काम कर रही है। हमारा जो सफर है हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम आकर के हमारा जो हैदराबाद का मॉडल है उसी तरीके से समाज के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार को लेकर के उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। हमारा इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद संविधान के दायरे में जितनी जातिगत समीकरण के हिसाब से जिनको जिनको जो चीजें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने मुहैया कराई हैं, जो इन राइटिंग मौजूद है, वो उन जातियों तक सही स्वरूप में पहुंचाया जा सके, सही दिशा में पहुंचाया जा सके। ये नहीं कि आज हमारा चुनाव है तो हम उनसे वोट की लालच में उनकी जातियों का सम्मेलन करा करके उनसे वोट हथियाने का काम करें और जब यही चुनाव खत्म हो जाए तो उन जातियों को दरकिनार कर दिया जाए। यही आज तक होता आया है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ यही होता आया है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों ने सिर्फ मुसलमानों की वोट को छलने का काम किया, इससे ज्यादा कोई काम नहीं किया। आजम खां की जो कंडीशन है ये बता रही है कि समाजवादियों की निगाह में एक मुस्लिम कायद की क्या हैसियत होती है, एक मुस्लिम लीडर की क्या हैसियत होती है। जब तक वो काम के लायक होता है तब तक उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको दरकिनार कर दिया जाता है। ये है जो इनका एमओआई समीकरण है। एमओआई समीकरण के अंदर जो चीजें होती थी, जब सरकारी नौकरियों की बात आती है तो वो जो है यादव को मिल वाई को मिलता है और यम को सिर्फ मिलता है ये रिश्ता, कब्रस्तान की बाउंड्री, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, जो कि 20% उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे बिलोंग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी। ये कभी मुसलमानों को उनका हक हुकूक देने की पहल नहीं की। आज भी जब इनसे बात की जाती है सबसे किसी ने छला है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस और मुसलमानों को और उसके बाद समाजवादी ने छला है। इस चीज को हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये सबसे ज्यादा छलावा जो किया गया है समाजवादियों द्वारा 20-25 साल से ये मुसलमानों की एक मुश्त। कपिल श्रीवास्तव जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव, सबसे ज्यादा छला किसी ने एमवाई समीकरण या माई समीकरण में, तो वो आपकी पार्टी ने छला, इरफान पठान का कहना है। इरफान भाई एक जवाब ले लेता हूं कपिल श्रीवास्तव से, फिर ओंकार नाथ सिंह के पास जाऊंगा। पहली चीज तो मैं इरफान भाई की एक तारीफ कर दूं कि जितना जहर जिसके लिए उगलते हैं सांप पीछे पर्दे लगा के वैसे ही सोते हैं। और एक बात सत्यता है कि जिस तरीके से जो अभी अल्लड़पना कर रहे हैं चैनल पे बैठ करके, अरे आप बैठे हैं जरा, आप सुन रहे, अभी आपके बीच में नहीं बोला है। अभी आपको बताता हूँ इरफान पठान, आपको भी अभी बताते हैं और आपकी मजम्मत भी बताते हैं कि क्या है और क्या असलियत लेकर के आप हैदराबाद से चल करके आए हैं। हैदराबाद का एक सांसद 0.2% की वोट पाने वाली एआईए चैलेंज देती है नूरा कुश्ती की चैलेंज देती है। और सबसे बड़ी चीज आप ये सोचिए, सबसे बड़ी चीज ये सोचिए, देश को बंटवारे की राजनीति करने के लिए संविधान पर प्रश्न उठाते हैं। ये संविधान के प्रश्न उठाते हैं और ये किसके पूरक है? साक्षी महाराज ने इनको धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती ये करने आए हैं। ये जिस तरीके से बिहार के अंदर गए थे, साक्षी महाराज ने सारा क्लियर कर दिया, आपको धन्यवाद दे दिया। लेकिन बंगाल की राजनीति ने आपको दरकिनार कर दिया, क्योंकि जानते थे कि ओवैसी का असली चेहरा क्या है। असली चेहरा वही है जो सांप्रदायिकता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी के अतिरेक ये बात जो है ये पठान साहब के लोग करते हैं। आज तक वारिस पठान ने भारत माँ के साथ जिस तरीके के अधिक समान शब्दों का प्रयोग हैदराबाद की धरती से किया था, एआईएम पे एक कहने से मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने नहीं लगाई है। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तब आपकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है जब आप जो है एक डॉक्टर कफील खान जो कि 69%
देखिए एनडीडीए से एक एक करके इरफान भाई अब जरा आप शांत हो जाइए। कपिश जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं ओंकारनाथ सिंह के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके बीच में बोलना है तो छोटा काउंटर, इरफान भाई बीच में बोलना भी ना तो छोटा कमेंट, ताकि आपकी आवाज उन तक जाए और अपनी बात वो रख पाए। छोटे छोटे कमेंट। कपिश भाई जल्दी से, कपिश भाई आऊंगा, इरफान भाई आऊंगा, आपके पास आऊंगा, जरा आपकी बात का जवाब ले लूं उनसे। कपिश भाई कभी हमारे साथ बैठे नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके की ये नूरा कुश्ती दोनों भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी लड़ रहे हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि दोनों ही संविधान पर भरोसा करते हैं और दोनों संविधान को ही मानने की बात कहते हैं। अगर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर के इस बात को कहते हैं कि संविधान ने जो हक दिया यहाँ पे दोयम दर्जे का अगर मुसलमान नागरिक है, तो यह गलत बात है और पूरी तरीके से गलत बात है। हमारे संविधान ने बराबर का हक हम सबको दिया है। हिंदू, सिख, मुसलमान सारे एक जाति एक बिरादरी के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, सभी को संवैधानिक हक हासिल है, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है, सभी को समता का अधिकार हासिल है। लेकिन जानबूझ करके एक जो है वो हिंदू की बात करेंगे, एक केवल मुसलमानियत की बात करेंगे। ये चल के आए हैं हैदराबाद से जहर फैलाने, हमारे उत्तर प्रदेश में अमन चैन को छीनने के लिए ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। 0.2% का व्यक्ति जिसका संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को कहता है कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। अरे चैलेंज तो आप हैदराबाद के अंदर नहीं कर पाए, जहां भारतीय जनता पार्टी की नाखून तक नहीं गई थी, वहां आपने पूरा पैर जमवा दिया और वहां से नहीं हटा पाए। आपने बिहार के अंदर एक सेकुलर समाज की पार्टी जा रही थी बनाने, आपने उसका विध्वंस किया। और इतना पैसा ओवैसी कहां से लाते हैं? एक सांसद की पार्टी जिसके पास कोई इतिहास नहीं है कि उसने देश की आजादी के लिए भी कोई मुकम्मल काम किया हो, आज उनके पास कहां से इतना पैसा आ गया? ये पार्टी पूरे देश के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी की साथ नूरा कुश्ती लड़ करके और सेकुलर वोटों में विभाजन करा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है? ये ओवैसी साहब को साफ करना होगा। उनके पास कहां से फंड आता है कि वो हैदराबाद से अकेले कपिल भाई वो पहुंच जाती है? कहां से फंड आता है और नेता कैसे अमीर हो जाता है, कहां कोई बताता है? ना कोई नहीं बताता है, दिक्कत तो नहीं है। इरफान भाई मैं आऊंगा, इरफान भाई मैं आपके पास आऊंगा। एक कमेंट जरा ओंकार जी का हो जाए। कपिश भाई प्लीज, कपिश भाई मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, कपिश भाई आऊंगा। इरफान पठान मैं आपके पास भी आऊंगा। ओंकारनाथ सिंह साहब आपने सुन लिया, समाजवादी पार्टी पर ओवैसी जी की पार्टी का आरोप है। अबू आजमी का बयान है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, यानी ओवैसी की टीम और बीएसपी की टीम दोनों ही बीजेपी की टीम है। समाजवादी एक लड़ाई लड़ रही है अकेले या कुछ सहयोगी दलों के साथ, और दूसरी लड़ाई आप लोग लड़ने वाले हैं। कहां आप अपने आप को देख पा रहे हैं इन यात्राओं में, इन तमाम समीकरणों को साधने के बाद? अतुल भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को यात्राएं करनी पड़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि अगर उन्होंने 5 साल काम किया होता, 4.5 साल, तो शायद यात्रा करने की नौबत ना आती। और आज वो चाहे बी टीम ले आए, चाहे सी टीम ले आए, चाहे 10 और टीम ले आए, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब पछताए क्या भैया जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत से गलत काम इन्होंने किए हैं और उन कामों का एक जखीरा है जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि इनसे पूछिए, उनसे कहेंगे कि इनसे पूछिए। ये 6 आईटी पार्क बनवाने का वादा किए थे, एक भी बनवा पाए? 6 मेगा पार्क बनवाने का वादा किए थे, क्या बनवा पाए? 10 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का वादा किए थे, क्या एक भी शुरू हुआ? हर जिले में एक पॉलिटेक्निक, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, क्या सब बन गया? गन्ना किसानों का 14 दिन में कभी भुगतान इन्होंने किया? और अगर 14 दिन के बाद किया तो 15% के हिसाब से क्या इन्होंने ब्याज दिया उनको? जो बच्चे ग्रेजुएशन में गए उनको लैपटॉप देने का वादा किया था, क्या इन्होंने दे दिया? पुलिस में भर्ती की 70 लाख नौकरियों में इन्होंने वादा किया था और अभी तक जो है कुल ये 4 लाख का दावा करते हैं कि हमने किया है, पता नहीं सही है कि गलत। और 38 लाख इनके जो पोर्टल है लेबर डिपार्टमेंट का, एम्प्लॉयमेंट लेबर डिपार्टमेंट का, उसमें 38 लाख बेरोजगार दिखाए जा रहे हैं। ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? जबकि अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, दुनिया में प्रसूत शहरों में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, बच्चियों से दुराचार में नंबर 1, यौन अपराध में नंबर 1, लॉकडाउन में महिला उत्पीड़न में नंबर 1, नौकरी परीक्षा भर्ती में भ्रष्टाचार
अपराधियों के मुकदमे वापस लेने में नंबर 1, नकली शराबों से हुई मौत में नंबर 1, 40% सरकारी विद्यालयों में बिजली नहीं है उसमें नंबर 1, बनारस की शहर को क्यूटो बनाने का वादा किया था और बना दिया वेनस, समझे आप? तो ये विकास कर रहे थे, विकास सिर्फ 4 लोगों का हुआ है, 2 बेचने वालों का, 2 खरीदने वालों का। आप जानते हैं किसकी तरफ इशारा है। तो हम तो जनता के पास यही सब लेके जाएंगे और हम न तो जातीय राजनीति में विश्वास करते हैं। मुझे इशारे समझ में आ जाते हैं। आपने कहा 2 बेचने वालों का और 2 खरीदने वालों का। जो 2 खरीदने वाले हैं ना, छत्तीसगढ़ में भी वहीं खरीद रहे हैं, पंजाब में भी वहीं खरीद रहे हैं, वो तो बिजनेसमैन है, किसी की सरकार में आएंगे मतलब नहीं, तो वहीं करेंगे। बहरहाल नहीं, मैं समझ गया। अब जरा मुझे बताइए ओंकार भाई, अब मुझे जरा बताइए कि आपने इतने सारी चीजों में नंबर 1 गिना दिया, कांग्रेस नंबर 1 कैसे बनेगी? इसका कोई है आपके पास रोड मैप? जी, कांग्रेस नंबर 1 की बनेगी कि देखिए आपने ये भ्रष्टाचार, ये गंदगी सब आपने देख ली। अब आपने समाजवादी पार्टी का भी राज्य देख लिया है, जो आपने 2017 में उनको अपना फैसला सुनाया। इसके पहले बसपा का भी राज आपने देख लिया है। अब 32 साल के बाद कांग्रेस को मौका दीजिए, कैसे? और कांग्रेस आपको दिखाएगी कैसे? कि किस तरह से शासन किया जाएगा। ओंकार नाथ जी, कैसे? 1947 से लेके और 1989 तक जो हमने विकास प्रदेश का किया, जो हमने संगठित विकास प्रदेश का किया, उसको हम जनता के सामने ले जाएंगे। हमने कैसे, ठीक है, अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। अशोक पांडे जी, उसके बाद मैं इरफान पठान के पास जाऊंगा। अशोक पांडे जी, बहुत जल्दी से, बहुत सारी चीजों में इन्होंने नंबर 1 गिना दिया है प्रदेश को, और वो सारी निगेटिव चीजें हैं। इस वजह से कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनेगी 22 के चुनाव में। पांडे जी के लिए एक सेंटेंस। अच्छा, बोल लीजिए ओंकार नाथ जी, बहुत जल्दी से। पांडे जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे नेता के लिए बड़े अच्छे व्याकरण का प्रयोग किया, और ईश्वर उनको इसी सुबुद्धि दे कि इसी तरह के व्याकरण और भी जितने गंदे हो सके दिया करें, हमें उससे चिढ़ नहीं होती। अशोक पांडे जी, देखिए आपको बता दें, जो पार्टी 70 साल में गांव में शौचालय न दे पाई हो, इससे शर्मनाक क्या होगा? इज्जत घर माताओं बहनों को नहीं देने वाली सरकार, आखंड भ्रष्टाचार में डूबने वाली सरकार, इस देश में सबसे ज्यादा धंधा इनके रिजिम में हुआ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनके रिजिम में हुआ। प्रधानमंत्री जेल जाने की नौबत में आ गए। सांसदों की खरीद फरोख्त वाली एक पार्टी आज नैतिकता की बात कर रही है। इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने वाली एक पार्टी, पत्रकार भाइयों का गला घोटने वाली एक पार्टी, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी आज नैतिकता की बात करती है, आती है। ये नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन नीचे से नंबर 1 रहेंगे। ये लोग नीचे से नंबर 1 रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो गई है कांग्रेस पार्टी। देश में नंबर 1 पर नीचे से कोई नाम लेता है तो लोग हंसने लगते हैं। आए थे राजीव गांधी, मोदी का विकल्प बने, जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? ठीक है, इरफान पठान क्या कहना चाह रहे हैं आप? इरफान पठान। अतुल भाई, अभी तो ये नंबर 1 नीचे से है पूरे देश में। नीति आयोग ने, जो इनकी भारत सरकार का है, उसने सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ग्रोथ में उत्तर प्रदेश को टॉप बॉटम की जो 5 स्टेट्स हैं उसमें एक गिना है, तो ये जान लीजिए आप। ठीक है। इरफान पठान क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं ये सपा जनाब प्रवक्ता जो है सपा के, क्या नाम इनका? कपिल श्रीवास्तव साहब। कपिल श्रीवास्तव जी, ये मेरा आपसे सवाल है इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि अतुल जी मीडिएटर बने हुए, मैं उनके माध्यम से आपसे सवाल करना चाहता हूँ। समाजवादियों को 4 मरतबे दौरे इख्तिदार मिला मुसलमानों की ओर, तो 20% मुसलमानों ने, यहाँ तक कि 2012 का जब चुनाव जीता समाजवादी ने, तो मुलायम सिंह यादव का एक बयान था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में, कि मुसलमानों की एक मुश्त तोड़ देने से समाजवादी की बहुमत की सरकार बनी। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, ये मेरे पास प्रूफ है। दूसरी चीज कि जब समाजवादी को मुसलमानों ने एक मुश्त तोड़ दिया, तो मुसलमानों को सिर्फ एक चीज बता दिए समाजवादी ने दिया क्या, एक चीज बता दिए मुस्लिम कम्युनिटी के साथ समाजवादी ने किया क्या। अभी मत बोलिएगा, पहले मुझको बोल लेने दीजिए, उसको बोल लेने दीजिए, अभी सारा जवाब दीजिएगा। अब दूसरी चीज आप ये बताइए, आज आपकी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब कहाँ हैं? आजम खान साहब पे समाजवादी की इतना बड़ा संगठन होते हुए
आजम खान के ऊपर किताब चोरी, बकरी चोरी, साइकिल चोरी, तमाम ऐसे मुकदमे इस बीजेपी सरकार में लादे जाते हैं और इसी बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से बैठ करके मीटिंग करता है। आखिर इसको क्या समझा जाए, ये रिश्ता क्या कहलाता कि आजम खां को आप लोगों ने बैकडोर से जेल में भिजवाने का काम किया। आजम खां की आज नवैयत जो है उसकी वाहिद जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, उसकी अकेली जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। मुसलमानों को आप कन्या विद्याधन में उलझाएंगे, मुसलमानों को बेरोजगारी भत्ते में उलझाएंगे, मुसलमानों को कब्रिस्तान की बाउंड्री में उलझाएंगे और जब सरकारी नौकरियों की बात आएगी तो वही प्रश्न हो गया ना, उत्तर ले लो। ले जाए आप बोलिए, प्रश्न हो गया ना, मेरी बात हो जाने प्रश्न हो गया, उत्तर ले लीजिए। मेरी बात हो जाने प्रश्न दीजिए, उत्तर हो जाएगी। जितना पूछा है उतना उत्तर पहले ले लीजिए, फिर प्रश्न कर लेना। आप सुन लो, एक मिनट सुन लो। आप पठान साहब, अभी मैं आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दे दूं, ऐसा है देखना ना, ये काम नहीं होगा। एक प्रश्न का उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर, फिर तीसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न का उत्तर। मैं आपको खाली प्रश्न खड़े होने नहीं दूंगा। ना, मेरा उत्तर आना चाहिए, मेरा उत्तर आना चाहिए। अब आप शांत हो जाए। कपिश भाई 4 बातें कहनी थी उनको, 3 वो कह चुके हैं, चौथी सुन लेते हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। हाँ, चौथी बात इरफान पठान, चौथी बात अतुल जी इनको चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए पहले। बोलिए आप चौथी बात बोलिए, फिर उसके बाद उनकी बारी है, आप सुनिएगा। मेरे चारों सवालों का ये जवाब दे दें। आज की डेट में आजम खां की समाजवादी की होर्डिंगों पर से फोटो गायब कर दी गई है, कोई फोटो नहीं लगाई जा रही है। इसके पीछे क्या रिश्ता है? एक जो है बाहर का नेता इंपोर्ट करके अबू आसिम आजमी लाया जा रहा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, मुसलमानों को मूर्ख समझ रखा है कि मुसलमान अब अबू आसिम आजमी को। बताइए भाई, कपिश भाई जवाब दीजिए, कपिश भाई जवाब दीजिए। 4 प्रश्न है, चारों का जवाब दीजिए। गुलाम है आपका। सुनिए इरफान भाई आपके सवाल हो गए, अब आपके सवाल हो गए, आपकी बारी है सुनने की। जवाब की याद लगा दो, यही आपका काम है क्या? वारिस पठान को अब तक कहने से क्यों नहीं लगी, जो भारत माता के खिलाफ बोले थे? और वो किसके साथ बैठते हैं? वो रणजीत के साथ बैठते हैं। वो महाराष्ट्र के, मैं पूरी फोटो आपको दे सकता हूँ, योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरीके से ये हमदोलियां होती हैं उसकी फोटो दे सकता हूँ। ये जिस तरीके से वारिस पठान जो है इनके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ एक कुर्सी पे बैठते हैं, उनके ऑफिस में बैठते हैं या उनके ऑफिस में बैठते हैं, तस्वीर देखना चाहते हैं पठान? आप अपनी बीटिंग का तस्वीर देखना चाहते हैं? आप करने की हैसियत में नहीं। दूसरी बात सुन ले कपिश भाई इरफान पठान का कहना है कि उनके जो मुद्दे वाले सवाल है ना, आप उनका ही जवाब दीजिए, वरना डिबेट जो है डिरेल हो रही है उनके हिसाब से। बताइए। उनसे कहिए कि पहले साइलेंट हो जाए, उनसे कहिए पहले साइलेंट हो जाए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हम अगर सत्ता में आते हैं तो सबका वोट लेकर के आते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि आपने हमें दिया है तो हम सत्ता में आए, हमने आपके लिए भी काम किया। अगर हमने डेवलपमेंट्स के काम किए तो वो हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए किए। अब ये स्पेसिफिक पूछते हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? अरे भाई सुनो तो, बताने तो जा रहा हूं, थोड़ा धैर्य रख लो। आप ट्रेन नहीं छूट रही है हैदराबाद की, अभी इलेक्शन में रहना है आपको। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मेरे भाई है, मैं थोड़ा सा इजी वे में गहरी बात कहना जानता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, इन्होंने पूछा कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। साहब, हमने क्या किया और क्या नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के तमाम लोग बताते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने और इसी मीडिया ने मुल्ला मुलायम सिंह तक नाम दे दिया। और आपको बता दूं, जो हज के अंदर हम लोगों ने काम किया, नहीं पड़ेगा तो पूरा सुनिए, और जो हम लोगों ने मुसलसल 55 अपने रिजिम की सरकार में 55,000 उर्दू शिक्षक हमने दिए हैं, 55,000 उर्दू शिक्षक दिए हैं। हमने जो है वो मदरसों को एक किया है। अब सुनना नहीं चाहते हैं ये। कपिश भाई जल्दी से इरफान पठान थोड़ा शांत हो जाइए आप, अब बोल लीजिएगा बाद में आप। कपिश भाई जल्दी से समाप्त करिए, जल्दी से। भेजने का काम हमने किया, हमने हर समाज के लोगों को, जिसमें कि मुस्लिम समाज भी है, उसको भी सुरक्षा देने का काम किया। आज असुरक्षा के बीच लोग जी रहे हैं और आप जैसे लोग गिला रहे हैं। अब और आगे मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है कपिश भाई
कपिश भाई एक मिनट, कपिश भाई जरा आप शांत हो जाइए। इरफान पठान, बहुत जल्दी से और बहुत संक्षेप में एक मेरा सवाल है उसका आप जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे उनके सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहा है, आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा। कपिश भाई एक मिनट, कपिश भाई अगर उनकी पत्नी विधायक है, उनके पुत्र विधायक है और ठीक है कपिश भाई अब मैं आपको रोक रहा हूं। कपिश भाई मैं आपको रोक रहा हूं। कपिश भाई एक मिनट श्रीवास्तव साहब एक मिनट शांत हो जाइए। कपिश श्रीवास्तव शांत हो जाइए, एक मिनट। कपिश भाई एक मिनट कपिश भाई एक मिनट, आप शांत हो जाइए। मैं आऊंगा आपके पास जब आऊंगा आप सवाल जवाब दीजिएगा। कपिश श्रीवास्तव आऊंगा। इरफान पठान मेरा एक सवाल है, आपने अपने पहले कमेंट में कहा था कि हम आएंगे और हैदराबाद का मॉडल लाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी को तो जानते होंगे आप। अरे भाई मैं अपने टैग को नहीं जानूंगा, पूछिए जो कुछ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं मियां। वो वाला मॉडल लाएंगे उत्तर प्रदेश। अतुल जी सवाल का जवाब दीजिए सीधा। इरफान भाई आपको सवाल का सीधा जवाब लेना आता है ना, या देना आता है, तो मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। सीधा मैं कंट्रोवर्सी नहीं, अभी दूसरा भी याद दिलाऊंगा। नहीं मैं बता रहा हूँ 15 मिनट पुलिस हटाइए, फिर हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये था बयान, ये मॉडल ले आएंगे उत्तर प्रदेश। बोलने देंगे कि आप वही बोलिए सवाल जल्दी से बोलने देंगे कि वही सवाल रिपीट करते रहेंगे। अरे बोलिए ना भाई, पूछ लिया ना जल्दी से, लेकिन जल्दी से, समय थोड़ा कम है, बाकी मेहमान भी है। इनको चुप कराइए पहले। बोलिए। जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया उसके लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल है। आज वो केस कोर्ट में पेंडिंग है। वो कोर्ट जो भी निर्णय लेगी उनके बारे में वो हमको एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। अब एक चीज और बताता हूं इसी से जुड़ा। जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था वहां पर जो जज बैठे थे उनका नाम और जो वकील थे उनका नाम, दोनों हिंदुओं के भगवान का नाम है। और वहां पर हाथ जोड़े खड़े थे अकबरुद्दीन ओवैसी कि साहब ये तो राजनीतिक बयान था, गलती हो गई। बहरहाल आपने कहा कि जो आएगा फैसला हम मानेंगे, तो आपकी बात को मैं मान लेता हूं। दूसरा बयान, भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार के एक पिलर के कोने में है। जाओ मियां मैंने बयान दिया, वो गिर गई होगी कोई मंदिर है, ये भी एक बयान है, इस पर भी मुकदमा। छोड़ दीजिए। खैर मेरा सवाल इतना था कि क्या वो मॉडल आप लेकर आने वाले थे। चलिए इस मॉडल को तो स्वीकार जनता यहां की नहीं करेगी, लेकिन आप बार बार आजम खान का जिक्र कर रहे हैं। क्या ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आजम खान का विकल्प होने आए हैं कि वो आजम खान का विकल्प बनेंगे? पहली चीज तो आप जान लीजिए। अरे चुप कराइए भाई, गलत हुआ था तो ओवैसी आए इतने दिनों। कपिश भाई बोलने दीजिए। समय थोड़ा कम है, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हो। कान्हा सिंह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा पेट्रोल लग गया। दूसरा सवाल का जवाब इरफान भाई, दूसरे सवाल का जवाब। क्योंकि असलियत बता दिए। देखिए पहली चीज तो आप एक चीज जान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई विकल्प बन ही नहीं सकता, ना पैदा हो सकता। पहली चीज नहीं, वो अकेले हैं। दूसरी चीज, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी एक जमीन आसमान नहीं, पाताल और आसमान का फर्क है। अच्छा, मतलब आजम खान को आप बहुत छोटे स्तर का नेता मानते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी ये बड़े कद के नेता हैं। ये आपने खुद एक जो हमारे यहाँ के अच्छे खासे चर्चित शख्सियत रहा करते थे, एक अच्छा उनका राजनीतिक वो था, और आप ही उनके लिए बड़ी चिंता कर रहे थे। उनको आप कह रहे हैं कि बड़े छोटे कद के हैं आपके नेता के आगे। बहरहाल अशोक पांडे साहब, ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में घूमकर सब आप पर आते हैं। वो चाहे बी टीम कहने वाले हों या बी टीम जिनको कहा जाता है वो भी आपको टारगेट पर रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समीकरण लंबे समय के बाद बहुत मुद्दे के साथ उठाया जा रहा है, खुलकर उठाया जा रहा है, जिसको हम जातीय समीकरण कह रहे हैं? और आपकी रणनीति ही थी, आपने कहा कि हमने जातीय समीकरण का ही ढांचा तोड़ा, इसलिए हम बार बार जीत रहे हैं। लगता है कि वैसा ही मेंटेन रहेगा या फिर से जाति समीकरण ही उभर कर आएगा? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए तमाम बातें तमाम पार्टियां कह रही हैं। देखिए, ये लोग जातियों के पीछे भाग रहे हैं, संप्रदाय के पीछे भाग रहे हैं। हमारे यहाँ तो तय हुआ है कि हमारे मंत्री और सांसद जनता के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। सबका आशीर्वाद हमें चाहिए, हमको सबका आशीर्वाद मिला, इसलिए हम सत्ता में आए। मैं बहुत बड़े देर से इन लोगों की लड़ाई देख रहा था, तो मुझे लगा कि निश्चित है इस बार हम 300 से ऊपर सीटें पाएंगे।
मतलब आप ये खुश हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और आप जीत जाएंगे? भाई जो दिखाई दे रहा है, जब चैनल पर इतना देर तो पैनल पर कितना देर होगा? अतुल भाई एक सवाल इनसे कर लीजिए कि जो पार्टी अदीप्तमान शब्दों का उद्बोधन करती है, अकबरुद्दीन ओवैसी पे जो भी आपराधिक धाराएं लगी उसमें एनएसए क्यों नहीं है? और वारिस पठान ने जिस तरीके की भाषा बोली थी हैदराबाद के अंदर, उन पर क्यों नहीं है? इनके ही अभी नूरपुर के अंदर मस्जिद विवाद में जिस तरीके की बहस एआईएम के लीडर ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं लगाई है, ये इनको बताना पड़ेगा। अशोक पांडे इनको जो है जो पेट्रोल लगाया, इनको अभी कई महीनों तक लोग अब इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आपने एनएसए क्यों नहीं लगाया, यही तो पूछ रहा हूँ। डॉक्टर कपिल से लगा सकते हैं, आजम खान साहब पर बकरी चोरी भैंस चोरी लगा सकते हैं, लेकिन इनके आपने क्यों नहीं लगाया? जो मुकदमा है वो चूंकि समाजवादियों ने लगवाया है, योगी को मिल करके लगवाया गया कपिल भाई देखिए, इरफान पठान कह रहे हैं कि आजम खान पर मुकदमा आप लोगों ने करवाया है, दबाव बनवाकर बीजेपी से साठगांठ करके। बहरहाल ओंकारनाथ सिंह साहब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ओंकारनाथ जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आपने कई चीजें गिनाई, वो मुद्दे इरफान भाई आऊंगा, थोड़ा समय कम है और सभी को मौका देना है। ओंकारनाथ जी, आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस जाएगी जनता के बीच में, बिल्कुल स्वाभाविक है और आपका अधिकार है, इस पर किसी को आपत्ति हो नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे यही मुद्दे तो बाकी पार्टियां भी उठा रही हैं। अंतर क्या है फिर? जब आप इतने सालों से बाहर हैं तो सिर्फ ये कहकर आप कि हम पर एक बार भरोसा करिए इतने साल के बाद, इससे आपको लगता है आप जीत जाएंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो अभी आजम खान साहब की बड़ी बात हो रही है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई जमीन आसमान की बात कर रहा है। कपीश भाई भी बोल रहे थे और भी ये हमारे इरफान भाई बोल रहे थे। आप लोगों से आपने भी कहा कि आजम खान की जगह लेना चाहते हैं। मेरा निवेदन है इसमें, आजम खान साहब की तबीयत बहुत खराब है और हम लोगों को उनको इसमें नहीं घसीटना चाहिए। जो आदमी बोलने की स्थिति में ना हो, उनके लिए उनको दुआओं की आवश्यकता है। जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं और हम उनके नाम की लेके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो कुछ अच्छा नहीं है। एक मानवता भी होती है कोई चीज जो आप कह रहे थे अभी। लेकिन राजनीति नहीं हो रही है, जब बात निकली तो निकाल दी गई, बात आई तो निकली नहीं, निकाली आपने, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्लीज इसको खत्म क्यों गए मिलने नहीं गए, ये बताइए क्यों नहीं मिलने गए? और दूसरी नहीं, अच्छी बात कह रहे हैं ओंकारनाथ जी। देखिए, बहुत मार्मिक बात, अच्छी बात कह रहे हैं। किसी की तबीयत नासाज है, ठीक है, किसी वजह से वहां पर दूसरी बात जो आपने कहा कि ये सपा से लड़ने आए, इनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, ये हम ही से लड़ रहे हैं। कहाँ उनसे लड़ रहे हैं? एक शब्द भाजपा के विरुद्ध हो रहा हो तो ओंकारनाथ जी को बोलने दीजिए। कपिश भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जो ये कह रहे हैं, आपने पूछा अभी कि क्यों जनता हमको विश्वास करेगी, ये मुद्दे तो सब लोग लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, सभी जाएंगे लेके। लेकिन अभी जो अभी बहस चल रही है, इसमें किसी ने इन मुद्दों को कहा। लोग दूसरी राजनीति में लगे हुए, दलगत राजनीति जो है, जो जाति राजनीति है, जो सारे समीकरणों को लेकर लोग कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण सभा का आयोजन कर रहा है, कोई आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है। अरे भाई, आशीर्वाद यात्रा की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? आप सांसदों से कह रहे हैं आशीर्वाद यात्रा निकालिए, वो सांसद जब किसी के पास जाएंगे आशीर्वाद लेने तो पूछेंगे नहीं कि भाई तुम तो रो रहे थे कोरोना के समय में, और उस समय क्या कहते हैं, तुम्हारे घर के लोगों का इलाज नहीं हो रहा था, हम लोगों के लिए तुम टेलीफोन करते थे, कोई उठाता नहीं था। तुमको किस चीज का आशीर्वाद है कि अब कि तुमको फिर जिता दें ताकि तुम हमको मार ही डालो? तो ये सारी चीजें जनता समझ रही है और वो ये भी देख रही है कि कौन इसको कायदे से कर सकता है। देखिए, ये जनता बहुत समझदार है। हमको उसने सजा दी, हमने सजा ली, लेकिन अब उसकी समझ में भी आ रहा है कि शासन करने का तरीका कांग्रेस के पास ही है, जो इतना भ्रष्ट कम से नहीं होने पाएगा जो आज स्थिति बनी हुई है। हमारे समय में डेली वेज हमने खत्म किया और रेगुलर पोस्टों का शुरुआत की कि अब ये डेली वेज नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसमें होता क्या था कि 3 साल लड़के काम करते थे, उनको रेगुलर करना पड़ता था और जो क्वालिटी सिलेक्शन होता था वो नहीं हो पाता था। ठीक है, तो हमने उसको कर दिया उस तरह से। अब आजकल क्या कर दिया इस सरकार ने, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर दिया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एजेंसी किसी को भी दे देती है, वो जाके वहां काम करता है और आज 4 साल 5 साल बाद अब हर कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो रेगुलराइजेशन के लिए अब जिद शुरू कर दिया है, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कर दिया है। अभी देखिए, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की,
उनको क्या कहते हैं तनख्वाह उनकी बढ़नी चाहिए। इसी तरह से सारे लोग अब धीरे धीरे करेंगे और सरकार के लिए ओंकारनाथ सरगर्म सिंह हो साहब, जाएगा। ये बड़े और जो बड़े qualified बड़े बड़े लोग होंगे, वो तथ्यात्मक बेचारे मुद्दे आप काम उठाते हैं, ठीक है, लेकिन आप भी जानते हैं ईमानदारी से जातीय समीकरण के बिना उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता है। या तो टूटता है बंधन या जुड़ता है बंधन, ये सच्चाई हम तो है। इसी चक्कर ये में विडंबना कि है और जातीय सच्चाई है। समीकरण टूटे और जातीय लेकिन समीकरण अब अगर हमेशा आपके टूटा है। सामने जब इन बसपा मुद्दों की के आधार सरकार पर बनी, अपने आप को रखने का मौका है, आपको लगता है कि हाँ जब सांगठनिक बसपा की तौर पर आप सरकार इतने बनी, मजबूत अतुल हैं भाई, कि आप जब इन बसपा सबसे की सरकार सबसे तो बीजेपी सुन से, लीजिए। सपा से, ओवैसी की पार्टी से, बसपा से और भी नहीं। छोटे दलों से इन लीजिए। सबसे अलग हटकर इन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता भरोसा कर लेगी आप पर। हाँ करेगी, इसलिए कि दलगत राजनीति से कुछ नहीं मिलने वाला है और न कभी उसके सरकार बनी है। समाजवादी पार्टी ने जब सरकार बनाई तो सारे लोगों ने उनको दिया, सारे लड़कों ने, चाहे वो किसी जात के रहे हो, किसी धर्म के रहे हो, उन्होंने अपने मदर फादर को कहा कि आप जाके समाजवादी पार्टी को वोट करिए क्योंकि हम लोग को लैपटॉप मिलेगा, हम लोगों को मोबाइल मिलेगा। उन्होंने जबरदस्ती अपने माँ बाप को करवाया और ये बात पत्रकारों ने हमें बताई कि आप देखिएगा आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो सारे धर्म और जात के लोगों ने उनको वोट किया था, खाली बसपा के जो कैजर वोट है उससे नहीं वो सरकार बन गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सारे लोगों ने मिलकर उनको वोट किया, एक तरफा फैसला सुनाया, 325 सीटें कोई एक बिरादरी से नहीं। ओंकारनाथ सिंह, आपकी व्यक्तिगत तौर पर मैं तारीफ करता हूं, आप पहले प्रवक्ता होंगे कांग्रेस के जिन्होंने इस बात को माना है, स्वीकार किया, वरना उस समय तो जब मैं चर्चा करता तो लोग कहते थे नहीं किसी ने इनको वोट नहीं किया है, सिर्फ वोट में गड़बड़ी हुई है, मशीन यानी ईवीएम का दोष है। आज आपने माना तो कम से कम कि हाँ सबने वोट किया था, बीजेपी को, बसपा को, सपा को, तब उनकी सत्ता बनी थी, यही सच्चाई है। इरफान पठान, फाइनल कमेंट आपका, 1 मिनट आपके पास, सिर्फ 1 मिनट, फाइनल कमेंट। आपको लगता है कि आप खान साहब की बात करेंगे, आपको लगता है कि आप और सारे मुद्दे उठा लेंगे, आप समाजवादी पार्टी को दोषी ठहरा देंगे, ये रणनीति आपकी रहेगी तो आप प्रचंड जीत की तरफ जाएंगे, या ऐसी भूमिका में जहां किंग मेकर होंगे? देखिए, जब मैं कोई समाजवादी को ही यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, जिन पार्टियों ने भी जनता की वोट को छल करके या कम्युनिटी, किसी खास कम्युनिटी की वोट को छल करके उनको साइडलाइन करने की कोशिश की, मैं उन सारी पार्टियों के खिलाफ हूँ। दूसरी चीज आप इसको गौर से सुनिएगा, ये जो सारी पार्टियां, वो चाहे अखिलेश यादव की हो, वो चाहे बहन कुमारी मायावती जी की हो, वो चाहे कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां जो सम्मेलन कर रही है ना, जब तक हम देश के बेसिक मुद्दों की बात नहीं एक साथ एकजुट होकर के नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें बेमानी है कि हम फला जाति का वोट लेकर के समीकरण बैठा करके जीत लें, हम फला जाति का वोट समीकरण बैठा करके जीत लें। आखिर देश की बात कौन करेगा? देश के मुद्दों की बात कौन करेगा? देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सही करने की बात कौन करेगा? देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा को सही करने की बात कौन करेगा? ये सारी चीजें कौन करेगा? फाइनेंस सेक्टर, जितने सारी चीजें गर्त में जा चुकी, जीडीपी गर्त में, ये बातें कौन करेगा? इस पे डिबेट क्यों नहीं करा रहे हैं भाई अतुल जी? आप कराइए ना, इन मुद्दों पे बात करिए, लॉजिक वाले मुद्दों पे बात करिए। और रही बात समाजवादी की, आखिरी बात कह करके ही खत्म करूंगा, मुझे प्रोग्राम में जाना है। रही बात समाजवादी की, समाजवादी ने 100% मुसलमानों के साथ 4 मरतबे छल किया है और मुसलमानों को इसके साथ उन्होंने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ई रिक्शा, कन्या विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप में उलझा कर। कपिश भाई जवाब दीजिए जल्दी से। इरफान भाई सुनते हुए जाइएगा, बस 1-2 मिनट में वाइंड अप करने वाला हूं मैं। कपिश भाई। जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इरफान भाई हमसे लड़ने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व्यक्ति हैं और हमारे देश की अकलियत के लोग भी जानते हैं इनको और बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि लैपटॉप भी मिला, कन्या विद्याधन भी मिला और उन्होंने मेट्रो में भी घूमा, वो भी ले रहे हैं, वो उर्दू शिक्षक भी हुए, वो बस के भी मेंबर बने, मदरसे भी बने और 50,000 से ज्यादा हम लोगों ने उर्दू शिक्षक दिए, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जान चुके हैं, ये पूरी जनता जान चुकी है। इस चीज को समझिए, भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण बैठाने वाली जितनी पार्टियां हैं, वही भाजपा को मजबूत करती है, इन्हीं का सहारा लेकर के भाजपा वोट हासिल करती है। इस चीज को समझिए, अतुल जी इनको समझाइए कि ये चीज एक हित में गलत है, कतई गलत है, हर तरीके से नुकसान देगा। ठीक है, अशोक पांडे साहब, दलित, ब्राह्मण, पिछड़ा,
इससे सत्ता इनको मिल जाएगी, या आपका जो फॉर्मूला है उससे आप बने रहेंगे, जो आपका भरोसा भी है? देखिए, हम तो निश्चित बने, हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमें MYD से मतलब नहीं है, हमें पूरे समाज से मतलब है, पूरे समुदाय से मतलब है। कहाँ हैं आप? साथ काम करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया अशोक पांडे आपका, कपिश भाई आपका, इरफान पठान आपका और ओंकारनाथ सिंह आपका। तो मौजूदा दौर में जातिवाद का नारा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कम से कम बुलंद हो रहा है, या फिर इस पर चर्चा तेज हो चुकी है। इसके पहले भी कई बार कई अलग अलग दौर में इसको लेकर चर्चा हुई, और किसी पार्टी को ही व्यक्तिगत तौर पर हम दोष नहीं दे सकते। अगर जनता के बीच में या जनता के मन में भी ये चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर रहता है। लेकिन मौजूदा दौर में अगर कई पार्टियों को लगता है कि इस फॉर्मूले के साथ वो अगर जनता के बीच में जाएंगी तो उसका साथ हमें मिल जाएगा, इस जाति का, इस वर्ग का, इस समुदाय का हमें साथ मिल जाएगा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि बंधन ये पिछले कुछ सालों में टूटा तो है, लेकिन फिर से अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा और किसके पक्ष में बन रहा या फिर विपक्ष में बन रहा। नमस्कार।